सो हेलो दोस्तों, अपन ने लास्ट वीडियो में कुछ स्टॉक्स देखे थे। ठीक है, लास्ट वीडियो मैंने 23 तारीख को बनाई थी, 23 जुलाई को। ठीक है, तो आज अपन वापस देख लेते हैं कि उन्होंने स्टॉक्स में कभी क्या हो रहा है, 2 दिन में क्या हुआ। मेरे पास कुछ पोजीशन भी थी और कैसे क्या था, मैंने कैसे क्या काटा वगैरह। ठीक है, वो अपन डिस्कस कर लेते हैं ये वाले वीडियो में। ठीक है, चलो। तो वो दिन ध्यान दिया होगा, मैंने एक स्टॉक्स बताया था, फोर्स मोटर्स। देखो उस दिन भी मैंने इसकी तारीफ करी थी, कितना अच्छा लग रहा है चार्ट। ठीक है, इसका डिग्री ऑफ मूवमेंट देखो 30-40 के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, ये स्टॉक्स मेरे को बहुत प्यारे लगते हैं, जो 30-40 डिग्री पे एवरेज को होल्ड कर रहा है ना, बहुत शानदार स्टॉक्स होते हैं। और उसकी तारीफ भी मैंने करी थी पिछले वाले वीडियो में। देखो 23 तारीख को अपन ने 23 तारीख को अपन ने जब वीडियो बनाया था तब ये उसका ये था, क्या कहते हैं, यहाँ पे स्टॉक्स चल रहा था। ठीक है, अगले दिन जब मैंने देखा इसको स्टॉक्स को सुबह सुबह, ये 11-12% अप में था और ये 18% टोटल अप गया था मेरे ख्याल से। हाँ, 18% अप गया था। और मैंने तो आपको बताया था ये स्टॉक्स मेरे पास तो है नहीं। अब क्यों है नहीं? क्योंकि ये मेरे जोन पे नहीं था, ऑब्वियस सी बात है, इसलिए इसको मैंने लिया नहीं था। मैं अपना वेट, जोन का वेट ही कर रहा था। लेकिन मार्केट मेरे हिसाब से तो चलेगा नहीं कि नहीं 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 नहीं, ये अपने अभी जोन का वेट कर रहा है, जैसे ही आएगा वैसे ही ये खरीदेगा और फिर तब मैं चलूंगा। ऐसा तो कुछ होता नहीं है। ठीक है, मैं वेट करते रह गया, ये स्टॉक्स और ऑल टाइम हाई लगाया। ठीक है, तो उस दिन 18%, यानी कल की बात कर रहा हूँ, कल यानी 24 जुलाई 2025 को स्टॉक्स ऊपर 18% तक गया था। ठीक है, मेरे पास तो था नहीं, क्योंकि मेरे पास रिस्क रिवॉर्ड इसका फेवरेबल नहीं था। मैं यहाँ से वेट ही कर रहा था। एक एवरेज के बाद भी 6-7%, 8% का था। अगर एवरेज तक भी लूं तो 7-8% का डाउन रिस्क तो था इसमें। ठीक है, और सबसे पहले अपन अपना रिस्क देखेंगे, उसके बाद रिवॉर्ड देखेंगे। रिवॉर्ड तो आना रहेगा, आएगा, लेकिन रिस्क अपने हाथ में है, वो देखेंगे। इसके लिए वजह से मैंने इसको नहीं लिया था। और जनरली मैं एमटीएफ में पोजीशन लेता हूँ, तो उसमें अगर 7-8% का लॉस, यानी इंटू 4 कर लो, इंटू 5 कर लो, इंटू 4 कर लो ऑन एन एवरेज, तो भी 30-35% का लॉस कैपिटल पे हो जाता है। तो वो प्रीफर नहीं करता। जनरली मैं 1-2 स्टॉक्स में ही रहता हूँ ट्रेड के हिसाब से। ठीक है, तो मेरा पूरा कैपिटल 1-2 स्टॉक्स में रहता है। तो 1-2 स्टॉक्स में अगर 7-8% की मूवमेंट, यानी हम जो 30-35% का डाउनफॉल, तो मैं प्रेफर नहीं कर, इसीलिए स्टॉक्स को मैंने नहीं लिया था। ठीक है, लेकिन मार्केट मेरे हिसाब से चलता नहीं हुआ, अगले दिन लो 18% अप था ऑन एन एवरेज। क्लोज तो 12% पे हुआ, लेकिन ओपन ही 11-12% पे हुआ था, क्लोज भी उतने पे हुआ। मतलब ओपनिंग से इसमें बाइंग प्रेशर आने लगा था। ठीक है, 5-10 मिनट के अंदर स्टॉक्स इतना चला गया था। ठीक है, तो मेरे पास तो था नहीं। अगर होता तो मैं क्या करता ना, मैं 33%, 1/3 क्वांटिटी तो निकाल देता। जनरली मैं क्लोजिंग पे निकालता हूँ, डे क्लोज पे 3:20, 3:25 पे निकालता हूँ, लेकिन मैं प्राइस देखते रहता। अगर मेरे को मूवमेंट देखते ही 12, 13, 14, 15% की, 15% की मूवमेंट दिखी, तो अपन 1/3 तो निकाल लेंगे। ठीक है, अब क्यों, उसका भी एक लॉजिक है। ठीक है, ये प्राइस अपने इक्विलिब्रियम जोन पे तो आना ही है इसको। ठीक है, यानी एवरेजेस के पास तो आना ही है इसको। ठीक है, जब एवरेजेस के पास आना ही है, तो मैं क्यों ऐसे उसको देखते रहूं कि ऊपर से नीचे आएगा। इससे अच्छा मैं ऊपर कुछ प्रॉफिट बुक कर लूं, जब नीचे आएगा तो वापस री एंट्री कर लिया जाएगा लोअर प्राइस पे। ठीक है, और इस रिवॉर्ड भी मेरा फेवरेबल रहेगा। इसलिए मैं 1/3 क्वांटिटी तो निकाल ही देता। ठीक है, मेरे पास थी नहीं, तो उसकी तो फिर बात ही नहीं हो सकती। अब आज क्या हुआ, 25 तारीख को आज स्टॉक्स नीचे आया। ठीक है, मेरे जोन के पास आया। जनरली मैं यहाँ कहीं पे लेता, लेकिन अगर यहाँ पे भी प्राइस आती ना 16-16 हजार के हिसाब से भी अगर प्राइस आती तो भी मैं आज तो नहीं लेता, क्योंकि आज ये मतलब पुल बैक आराम से नहीं हो रहा है। इसमें आप देख रहे हो आज ये फॉलिंग नाइफ बन गया है, और फॉलिंग नाइफ को कैच करना बहुत रिस्की होता है। मतलब एक थोड़ा गट फीलिंग बहुत ज्यादा चाहिए रहता है उसमें। ठीक है, तो मैं आज भी, इसीलिए आज भी ये स्टॉक्स नहीं लूँ। मैं आज भी वेट करता कि आराम से, जैसे ये देखो, ये कितना आराम से एवरेज के पास आया, कितना आराम से इसका पुल बैक एवरेज के पास है। ये फॉलिंग नाइफ है, फॉलिंग नाइफ को मैं नहीं पकड़ता। ठीक है, तो आराम से आज भी ये आराम से एवरेज को मैं ऊपर ले लूंगा, चलेगा, लेकिन ये शार्पली पुल बैक होना चाहिए एवरेज के पास, तब मैं लेता। ठीक है, तो ये अपना फोर्स मोटर हो गया।
उस दिन मैंने डिस्कस करा था, मेरे पास एबी कैपिटल था जिसको मैं आज बेच के निकल गया। उसका भी लॉजिक है। अब एबी कैपिटल को 50% मैंने यहाँ निकाल दिया था, मैं आपको बताया भी था पिछले वीडियो में। आज 50% यहाँ पे निकाल दिया। जनरली मैं डे क्लोजिंग की प्राइस लेता हूँ, लेकिन आज देखा 3, 3.5, 4% की मूवमेंट नीचे से ही डे चालू हुआ, 3.5, 4% स्टॉक डाउन था। मैंने 9:20 को हाफ क्वांटिटी निकाल दी, रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी निकाल दी, और रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी डे एंड पे निकाल दी जब प्राइस कंफर्म हो गया कि आज के दिन ये नीचे ही था। तब जब प्राइस कंफर्म हो गया डे एंड पे, तो डे एंड ये अपना एक्चुअल प्राइस होता है, तो उस पर मैंने निकाल दिया। ठीक है, पूरी क्वांटिटी, यानी अगर मान लो मेरे पास 100 क्वांटिटी हो, मान लो मैंने 50 यहाँ पे पहले निकाल दी, 25 सुबह निकाल दी 9:20 को, 25 3:25 को निकाल दी। ठीक है, अब निकाले ही क्यों, ये देखो ये क्लोज हुआ बिलो एवरेज, इसलिए मैंने 50 क्वांटिटी निकाल दी। ठीक है, उसके बाद ये अब जाने की कोशिश किया, एवरेज को होल्ड किया, उसके बाद नीचे आया, डाउन साइड नीचे आया। ठीक है, इसलिए मैंने इसको निकाल दी। आप बोलोगे कि आधी सुबह क्यों निकाली, आधी शाम को क्यों, 3:25 को क्यों निकाली? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि स्टॉक नीचे तो जाते रहता है, लेकिन नीचे जाने के बाद उस टाइम बाद उसमें डिमांड आता है, तो स्टॉक अपने आप 12-15% नीचे जाके, 10-12% नीचे जाके अपने आप वो आप देखोगे 2% अपने क्लोज करता है, यानी 12-13%, 14% नीचे जाके 16-17% की रिकवरी आती है, तब नेट 1-2% के गेन में क्लोज करता है। ठीक है, इसीलिए मैं डे एंड का वेट करता हूँ। ठीक है, लेकिन अब आप बोलोगे जब आप डे एंड का वेट करो तो पहले क्यों निकाल दी भाई? पहले इसलिए निकाली क्योंकि कभी कभी क्या होती है, स्टॉक में सेलिंग प्रेशर रहता ही है, स्टार्ट से और एंड तक सेलिंग प्रेशर ही रहता है। ठीक है, तो मैं प्रेफर करूंगा 4% का लॉस लेना रेदर देन 10%, 12% का लॉस लेना। ठीक है, तो मुझे पता नहीं है ना कि डे एंड पे वो और नीचे जाएगा कि वहां से रिकवरी होकर ऊपर आएगा, इसीलिए सेफर साइड, अगर आपको लॉस दिख रहा है आपके सामने, ठीक है, स्क्रीन पे अगर आपको लॉस दिख रहा है, तो डे स्टार्ट होते ही आप आधी निकल जाओ, बचे हुआ जब कंफर्म हो जाए तो आधी निकल जाओ। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको क्यों एग्जांपल दे रहा हूँ। कल आईएक्स में क्या हुआ, कल आईएक्स शायद 10-11% से नीचे से चालू हुआ, नीचे से चालू हुआ 10-11% पे, और ये कितना तक नीचे गया, 30% तक शायद नीचे गया। हाँ, 30-31% तक नीचे गया। हाँ, अगर मैं सिर्फ डे एंड का प्राइस लेता तो मेरे को 30% का नुकसान होता। ठीक है, समझ में आ गया? इसीलिए अगर मैं होता, मेरी तो इसमें पोजीशन थी नहीं, अगर मैं होता तो डे के स्टार्ट में निकालता। ठीक है, और मैं देखते रहता, मैं 3 टाइम जनरली प्राइस देखता हूँ, एक 9, 9:15 बजे, एक 12-1 बजे, बीच में देख लिया, वरना 12-1 बजे, फिर एक डे एंड का प्राइस देखते हैं। मैं होता तो मैं स्टार्टिंग में यहाँ निकालता, बचे हुए बीच में निकाल देता 12-1 बजे, फिर नीचे गिरे जा रही है ना, तो वेट करने का फायदा नहीं होता। या तो अगर नहीं भी निकालता तो डे स्टार्ट होते ही तो निकालता, डे एंड पे निकालता, तो ऑन एन एवरेज मेरा लॉस 30% का भी नहीं होता, 10% का भी नहीं होता, 15-17% के बीच में रह जाता, एवरेज हो जाता। ठीक है, तो ऐसा था। इस केस में शुरुआत में भी निकालना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, अपन डे एंड का वेट नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो एक और पुराना इतिहास बताता हूँ। अभी एक कौन सी कंपनी थी, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, ये स्टॉक्स को मैंने लिया था। ये स्टॉक्स इस दिन की बात कर रहा हूँ, 27 जनवरी की। ये स्टॉक नीचे यहाँ पे खुला तकरीबन 7-8% पे, वो विद इन अ सेकेंड, विद इन अ मिनट, वो 10, 11, 12, 13% पे लॉस दिख रहा है, तो मैं 12-12.5% पे पूरा निकाल दिया। मैंने क्या गलती की, पूरा निकाल दिया। ठीक है, आधा नहीं निकाला, पूरा निकाल दिया। ऑब्वियस सी बात है, आपके पास एक ही स्टॉक्स है, वो लॉस में दिखे जा रहा है। उस टाइम में मेरे पास एमटीएफ में पोजीशन नहीं थी, नॉर्मल पोजीशन थी, लेकिन 12-13% आया, फिर भी कैपिटल पे लॉस तो लॉस होता है। ठीक है, वो 18-19% तक गया था मेरे ख्याल से। हाँ, तो मैं सोच भी रहा था अच्छा हुआ हम निकाल दिया। लेकिन देखो, नीचे से 19% नीचे जाने के बाद, 18% नीचे जाने के बाद भी इसमें तकरीबन 34-35% के अपसाइड तक गया स्टॉक।
इतनी रिकवरी आई और क्लोज भी किया पॉजिटिव, आई थिंक 1% पे 0.8% पे क्लोज किया, हाँ क्लोज भी करा, ठीक है। तो जो शुरुआत में मैं खुश हो रहा था कि अच्छा हुआ यार अपन 10-11% पे निकाल दिए, वरना 17-18% तक लॉस जाता है। एंड पे मैं दुखी कि यार होल्ड किया होता 13-14% का लॉस भी नहीं होता, 1% प्रॉफिट में होता, लेकिन मुझे पता नहीं था ना कि स्टार्ट पे। तो इन हाइंडसाइट सब कुछ अच्छा लगता है, ठीक है, कि मतलब इन हाइंडसाइट अपने को पता चलता है अपन ने क्या गलत किया क्या सही किया, लेकिन उस टाइम पे तो डिसीजन लेना पड़ता है। तो यार तब से मैं क्या करने लगा भाई, आधी क्वांटिटी सुबह निकाल दो, आधी क्वांटिटी एंड पे निकाल दो, ताकि अपने को रिग्रेट ना हो। आधी सुबह निकाल दिया, एंड में भी लॉस है तो अपने को ये तो रहेगा चलो 50% सुबह ही निकाल दिया था तो कम लॉस हुआ। अब पता चला रिकवरी हो गया तो अपने को ये तो सुकून रहेगा, अरे यार अपने पास 50% क्वांटिटी तो है, ठीक है। तो अपन क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण जैसी भी सिचुएशन देख लेंगे और झेल लेंगे, और आईएक्स वाली सिचुएशन भी झेल लेंगे, ठीक है। दूसरा स्टॉक्स था MFSL, मैक्स फिनांशियल था, ठीक है। ये मैं बताया था, ये मेरे पास इसके पास पोजीशन थी, मैंने 33% यहाँ पे काट दी थी, बाकी 67% मैंने यहाँ पे काट दी थी, ठीक है। लेकिन मैंने ये बताया था ये स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में है, ठीक है, लेकिन आज मैं इसको वॉच लिस्ट से हटा देता हूँ, ठीक है। क्यों, उसका रीजन बताता हूँ। देखो पहले एवरेज को होल्ड कर रहा था, एवरेज के नीचे क्लोजिंग दी इसने, कुछ दिन वहां पे बिताया, ठीक है। उसके बाद ये जो बेस बना उसको तोड़ा, तो अपन ने बेच दिया, चलो ठीक है। अब डाउन ट्रेंड कंफर्म कब हुआ, ठीक है, उसके बाद ये थोड़ा रिकवरी गया, एवरेज को होल्ड करा, उसके बाद वापस एवरेज को होल्ड करके डाउन साइड एवरेज को होल्ड करने लगा, ठीक है। ऐसे ऐसे एवरेज को होल्ड कर रहा था, फिर ऐसे ऐसे नीचे के साइड एवरेज को अभी होल्ड कर सकता है, आगे क्या करेगा मालूम नहीं, लेकिन मेरे को चार्ट पे दिखा। तो अब इसको फिर ट्राई करने का कोई फायदा नहीं है। ईयू बैंक और डिस्कस करा था, वो तो मैंने वैसे ही डिस्कस कर लिया था, तो उसमें कुछ और बताने जैसा नहीं है। जो बिगिनर्स है जिनके लिए निफ्टी 50, इन निफ्टी 50 में भी 2-3 स्टॉक्स अच्छे दिख रहे चार्ट पे, ठीक है। फंडामेंटल से तो अपन देख भी नहीं रहे, लेकिन ऑब्वियस सी बात है 80-90% तो फंडामेंटल की वजह से चार्ट अच्छे बनते हैं, ये अपने को एक्नॉलेज करना ही पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो कोई सेक्टर टेलमेंट या कुछ भी एक्सटर्नल कैटलिस्ट वगैरह है तो बात अलग है, ठीक है। अब ये देखो, ये जोमेटो का स्टॉक्स, ये वापस अपने ऑल टाइम हाई पे आ गया। क्यों ऑल टाइम हाई पे? इसका ब्लिंकिट 130% से ग्रो किया और ऑन एन एवरेज 70% से ग्रोथ दिखाई कंपनी ने, लेकिन ब्लिंकिट 130% से ग्रो किया, जो हाईएस्ट है सेक्टर में। इसकी अर्निंग ग्रोथ अच्छी आई तो ये स्टॉक चल रहा है। अभी क्या है कि अभी भी कंपनी लॉस में ही है, जो पिछली बार बताई थी कि हम EBITDA पॉजिटिव हो जाएंगे, लेकिन अभी मैनेजमेंट ने कॉल में क्या बोला है कि अगर अपन प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे तो ग्रोथ अपनी थोड़ा सा रोकना पड़ेगा, ठीक है, और दूसरे लोग मार्केट शेयर कैप्चर कर लेंगे। इससे अच्छा भी अपन प्रॉफिटेबल नहीं करेंगे, मार्केट शेयर पे फोकस लगाएंगे, प्रॉफिटेबिलिटी तो हो ही जाएगी। ये रीजन की वजह से ये स्टॉक्स अभी भी चल रहा है। ब्लिंकिट अभी भी इसका जो बताई थी कंपनी कि EBITDA पॉजिटिव हो जाएगी, अभी भी पॉजिटिव नहीं हुई है, ठीक है, लेकिन मार्केट शेयर गेन की तो स्टॉक्स चल रहा है। देखो अब ये स्टॉक्स का पहले देखो कितना अच्छे से एवरेज को होल्ड कर रहा है। देखो इसमें मेरी पुरानी हिस्ट्री भी है जोमेटो की, देखो कितना अच्छा से एवरेज होल्ड कर रहा है, देख लो एवरेज होल्ड पे होल्ड किए जा रहे हैं, ठीक है, एवरेज होल्ड ही करे आ रहा है। इसमें भी कॉन्ट्रैक्शन अपन देख सकते हैं, अभी एक्सपांशन की तरफ जा रहा है, ठीक है। अभी साल इसमें डिमांड अच्छी खासी आई थी, ठीक है, स्टॉक्स यहाँ से तकरीबन 20% हुआ। अभी ये एवरेजेस के पास फुल बैक करेगा, तब ये लेने के लिए बनेगा। अभी इसको सिर्फ आप वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं, इसको ले नहीं सकते क्योंकि इसमें रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, ठीक है। या तो रिस्क रिवॉर्ड आपको कुछ परसेंटेज और किसी का लो वगैरह है वो बहुत भेजा मारी रहेगा। इससे अपने को सिंपल बेसिकली जो अपने को स्टॉक एकदम चार्ट पे सुंदर दिख रहे हैं ना, अपने को उसमें दिमाग लगाना है, ठीक है। जिसको अपने को चार्ट में नहीं समझ में आ रहा है स्टॉक्स को इग्नोर ही करना, इसलिए अपन एकदम सिंपल रखने जाएंगे। और जब ये एवरेज के पास पुल बैक करेगा तब एक
बाइंग जोन बन सकता है। ऑल टाइम हाई पे तो चल ही रहा है स्टॉक, तो ऊपर की तरफ से कोई रेजिस्टेंस भी नहीं है। तो जो बिगिनर्स है निफ्टी 50 वाले हैं, वो उनके लिए ये स्टॉक्स वैसे भी हाईली वॉलेटाइल ही है, तो ठीक है, फिर भी ठीक है। निफ्टी 50 के 3 लाख करोड़ का तकरीबन मार्केट कैप है इसकी। एक और कंपनी है निफ्टी 50 वाले की, आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, अब देखिए ये जनरली स्टॉक्स ऐसे मैं अवॉइड करता हूँ, लेकिन बेसिकली ये भी ट्रेडेबल स्टॉक्स ही है। ये भी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, ये भी एवरेज के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। लेकिन देखिए इसमें क्या है, अब देखिए ये एक्यूमुलेटिव हो रहा है, कंसोलिडेशन नहीं कर रहा है। ठीक है, चार्ट ऐसा है, अपने को चार्ट ऐसा चाहिए 30-40 डिग्री, वो मजा आता है। ठीक है, वो एक अलग मजा आता है 30-40 डिग्री पे। जैसे मैंने फोर्स मोटर का दिखा, अब जैसे अभी मैं आपको बताऊंगा बॉस, ये देखिए ये ऐसा चल रहा है। ठीक है, 70%, तो ये ट्रेडेबल स्टॉक्स नहीं है। ठीक है, और इसका तो एक अलग भी है, शायद ये रजिस्टेंस भी फेस कर सकते हैं, ऑल टाइम हाई नहीं है, ये भी इसको भी देख सकते हैं, लेकिन अभी इसको आप ना देखिए। तो आईसीआईसीआई बैंक अच्छा, एचडीएफसी बैंक भी निफ्टी 50 वाले के लिए अच्छा ही है। लेकिन ये भी देखिए, ये सब निफ्टी 50 वगैरह जो 10 लाख करोड़ की मार्केट कैप है, 7 लाख करोड़ की मार्केट, उसमें ज्यादा उतनी वॉलेटिलिटी होती नहीं है। ये ठीक है, बिगिनर्स के लिए वो ठीक है, लेकिन ये भी देखो कंसोलिडेशन लेवल पे ही चल रहा है। ठीक है, ठीक है, एवरेज को होल्ड कर रहा है, तो ये भी अच्छे जोन पे है बाइंग के। ठीक है, रिकमेंडेशन कुछ नहीं, अपन एजुकेशनल पर्पज के लिए बना रहे हैं। ठीक है, आप अपने खुद की रिसर्च वगैरह करके डिसीजन लीजिए। लेकिन जनरली आईसीआईसीआई बैंक, अगर मैं होता तो मैं प्रेफर करता एचडीएफसी बैंक से, क्योंकि उसमें अभी भी ग्रोथ है। एचडीएफसी बैंक से तो ज्यादा ही ग्रो करेगी, ये अपन फंडामेंटल चले गए, लेकिन ठीक है, उसमें तकरीबन अच्छे खासे ग्रोथ आ रहा है, एचडीएफसी बैंक से तो ज्यादा ही आ रही है। ठीक है, और जो निफ्टी नेक्स्ट 50 वाले हैं, यानी निफ्टी 100, निफ्टी 50 एक अलग होता है, निफ्टी नेक्स्ट 50, टोटल निफ्टी 100 बनता है। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 के 2-3 स्टॉक्स देख लेते हैं। ठीक है, इंडिगो, इंडिगो देखो सॉलिड चल रहा है, ये भी मस्त स्टॉक से ट्रेड करने के लिए, एकदम करेक्ट जोन पे भी है, रिस्क रिवॉर्ड भी एकदम फेवरेबल है, ये एकदम अच्छा स्टॉक से बाय करने के लिए। ये भी देखो जो एवरेज, ये भी देखो, ये भी पहले से एवरेज को होल्ड करे आ रहा है, यानी हिस्ट्री भी बताती है कि एवरेज को होल्ड करता है। ठीक है, ये अच्छे स्टॉक से, ये भी ट्रेड करने लायक है। इसमें इंडिगो में अपना ये भी है, ग्रोथ भी है। ठीक है, तो फंड ऑब्वियस सी बात है, फंडामेंटल अच्छे होंगे कंपनी के तो ऑब्वियस सी बात है चार्ट अपने आप ही अच्छे बनते हैं। ठीक है, इंडिगो के बाद एक और है टोरेंट फार्मा। टोरेंट फार्मा भी आप लोग देख सकते हैं, ये भी अच्छी कंपनी है, चार्ट पे अच्छी दिख रही है। अच्छी कंपनी मतलब फंडामेंटल से मैं तो डिस्कस ही नहीं कर रहा, ये चार्ट पे अच्छी दिख रही है। इसमें भी कॉन्ट्रैक्शन आया है, देखिए कॉन्ट्रैक्शन ही आया, कॉन्ट्रैक्शन के बाद अभी एवरेज को एक बार होल्ड होल्ड कर लिया, एक बार और होल्ड कर लिया, थोड़ा सा पुल बैक आ जाए एवरेज के पास तो कंफर्म हो जाए, तो इसमें एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ठीक है, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, क्योंकि ये स्टॉक्स में एक 10% का मूव आया, उसके बाद थोड़ा सा पुल बैक आया, फिर वापस अपने प्रीवियस हाई को तोड़ के अभी आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो वापस थोड़ा सा स्टॉक सस्टेन करेगा, पुल बैक करेगा एवरेज के पास, फिर लेने के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ठीक है, तो ये था अपन ने तकरीबन निफ्टी 50 के 3 स्टॉक्स डिस्कस कर लिया, जोमेटो, इटर्नल लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी। निफ्टी नेक्स्ट 50 के 2 स्टॉक बात कर लिए, इंडिगो और टोरेंट फार्मा। और निफ्टी 500 का जो अपन ने पहले डिस्कस करा था, जो थोड़े वॉलेटाइल होते हैं, ठीक है, वहां के भी अपन ने 3 स्टॉक्स डिस्कस कर लिया, एमएफएसएल, एबी कैपिटल और एक अपना फोर्स मोटर। ठीक है, तो चलो बस यहीं तक रखते हैं अपना वीडियो, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।